नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं FDA ऑडिट की। फार्मा इंडस्ट्री में ये नाम सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफी तनाव भरी हो सकती है। और हमारे पास पलाश चंद्र दास की लिखी FDA ऑडिट तैयारी गाइड के कुछ हिस्से हैं। ये गाइड खास तौर पर फार्मा पेशेवरों के लिए ही बनाई गई है जी, ताकि वो FDI निरीक्षणों की चुनौतियों का सामना, आप कह सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकें। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस गाइड से वो खास बातें निकालें जिनसे ये समझा जा सके कि एक कामयाब FDA ऑडिट के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब तैयारी से लेकर पूरी प्रक्रिया और उसके बाद तक सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा गाइड में भी है, कि ये सिर्फ तकनीकी चीजों पर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसमें मानवीय पहलू, बातचीत का तरीका और सोच पर भी काफी जोर दिया गया है। FDI निरीक्षण को लेकर अक्सर एक डर का माहौल सा रहता है, लेकिन सही नजरिया और पक्की तैयारी हो तो इसे संभाला जा सकता है। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात थोड़ी चौंकाती है कि गाइड तकनीकी सलाह से पहले व्यवहार और मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करती है। ऐसा क्यों? हाँ, ये जरूरी है। गाइड में लिखा भी है कि FDI निरीक्षण की खबर सुनते ही अक्सर डर, चिंता और तनाव जैसी भावनाएं हावी हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सोचना लाजमी भी है, क्योंकि दिमाग की हालत और बातचीत का तरीका ऑडिट के नतीजे पर बहुत असर डाल सकता है। अच्छा। गाइड कहती है कि निरीक्षण की खबर ही एक बुरे सपने जैसी लग सकती है और दिमाग में फौरन वो 483 या वार्निंग लेटर का डर घूमने लगता है। हाँ, ये तो होता होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी दिमागी हालत को काबू में रख सकते हैं। कैसे? अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करके, और हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं इसे कंट्रोल करके। पॉजिटिव सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सोच से तनाव बढ़ता है, जबकि पॉजिटिव रहने से हम बेहतर महसूस करते हैं। गाइड में उदाहरण भी दिया है, जैसे कोई दुखी इंसान नीचे देखेगा, धीरे बोलेगा, हाँ, जबकि खुश इंसान मुस्कुराएगा, सीधा खड़ा होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, खुद को व्यस्त रखकर भी उदासी से बचा जा सकता है। सही कहा। और गाइड प्रभावी बातचीत के लिए 4 खास स्किल्स पर भी जोर देती है। ये कौन सी है? हाँ, ये 4 स्किल्स काफी अहम है, जैसा गाइड बताती है। पहला, ध्यान से सुनना, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी बात का मतलब समझना। एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, हाव भाव पर ध्यान देना, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तीसरा, तनाव को संभालना, यानी मौके पर अपने स्ट्रेस को काबू में रखना। ये तो बहुत जरूरी है ऑडिट के दौरान। हाँ, बहुत। और चौथा, अपनी बात सम्मान से रखना, मतलब बिना एग्रेसिव हुए अपनी बात कहना। असर्टिवनेस जी, ऑडिट को पटरी से उतार सकती है। बिल्कुल। यही बात, इसीलिए ये 4 स्किल्स सिर्फ अच्छी बात नहीं है, बल्कि जरूरी हथियार है। अच्छा। ये स्किल्स सिर्फ जानकारी लेने देने के लिए नहीं है, बल्कि जानकारी के पीछे छिपी भावना और इरादे को समझने के लिए भी जरूरी है। ऑडिट के दौरान साफ और असरदार तरीके से बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं। और गाइड के मुताबिक आम रुकावटें क्या हैं? क्या है? तनाव और बेकाबू भावनाएं, ध्यान की कमी और खराब या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ओहो। इसीलिए व्यवहारिक पहलुओं पर बात करना तकनीकी तैयारी जितना ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो दिमागी तैयारी और बातचीत का तरीका अहम है, लेकिन जाहिर है ठोस तैयारी के बिना काम नहीं चलेगा। तो निरीक्षण से पहले क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? ये प्लानिंग वाला हिस्सा हुआ। हाँ, अब आते हैं तैयारी पर। गाइड यहाँ कई जरूरी बातें बताती है। जैसे? पहली बात, जानकार रहें, ये बहुत जरूरी है। जानकार रहें मतलब पिछली FDA 483 रिपोर्ट्स देखें। ये वो फॉर्म होता है जिसमें इंस्पेक्टर कमियां लिखते हैं। जी। ये ऑनलाइन मिल जाती हैं। अच्छा, हाँ। इससे अंदाजा लगता है कि आजकल इंस्पेक्टर किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। गाइड कुछ ब्लॉग, वेबिनार और लिंक्डइन ग्रुप्स का भी जिक्र करती है, जहां से नए ट्रेंड्स पता चल सकते हैं। अपडेटेड रहना। बिल्कुल, अपडेटेड रहना आपको हमेशा एक कदम आगे रखता है। ठीक है। और दूसरी बात, जिम्मेदारियां तय करें। जो मुख्य लोग हैं, जैसे क्वालिटी हेड, रेगुलेटरी हेड, QA मैनेजर, उनकी भूमिकाएं एकदम साफ होनी चाहिए। स्पष्टता। हाँ, FDA इंस्पेक्टर से बातचीत के लिए एक मुख्य संपर्क व्यक्ति यानी लिएजन तय करने से कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है। ये भी पक्का करें कि जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियां पता हों और किसी खास व्यक्ति के ना होने पर काम संभालने के लिए बैकअप लोग तैयार हों। बैकअप प्लानिंग भी जरूरी है। जी। तीसरा, नियमित ट्रेनिंग। कर्मचारियों को नए बदलावों और सबसे अच्छे तरीकों यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताते रहने के लिए लगातार ट्रेनिंग सेशन करते रहना चाहिए। लगातार सीखते रहना। हाँ, और चौथा,
मॉक निरीक्षण। अरे वाह, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस मैच जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। गाइड सुझाव देती है कि असली निरीक्षण के तनाव और दबाव के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के लिए मॉक निरीक्षण करें। इससे पता चल जाता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जी। हाँ, और गाइड की सबसे अहम बातों में से एक जो मुझे लगी, निरीक्षण कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस घोषणा के बाद शुरू हो। हाँ, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा तैयार रहना है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं तैयारी पूरी है। अब जब इंस्पेक्टर आते हैं तो क्या होता है, क्या प्रक्रिया है? आमतौर पर प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एफडीए इंस्पेक्टर निरीक्षण की सूचना, जिसे FD 482 कहते हैं, और अपना पहचान पत्र यानी आईडी दिखाते हैं। अच्छा। गाइड साफ कहती है कि अगर वो ऐसा ना करें तो जब उनकी पहचान पक्की ना हो जाए, निरीक्षण शुरू नहीं होना चाहिए। ये पहला जरूरी कदम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जी। जैसे ही वो आते हैं, संबंधित मैनेजरों और विभागों को फौरन खबर कर देनी चाहिए। ठीक है। और इस दौरान कंपनी के प्रतिनिधि की क्या भूमिका होती है? प्रतिनिधि की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें इंस्पेक्टर के लिए रिकॉर्ड देखने और काम करने के लिए एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम का इंतजाम करना होता है। उन्हें कंपनी का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए और इंस्पेक्टर के शुरुआती सवालों का जवाब देना चाहिए। साथ ही अगर इंस्पेक्टर प्लांट का दौरा करना चाहें तो उनके साथ रहना चाहिए। अच्छा। निरीक्षण का दायरा और मकसद समझना जरूरी है ताकि दौरा ठीक से प्लान हो सके और समय का अंदाजा लग सके। गाइड में सहयोग करने की बात भी कही गई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को सहयोगी रवैया दिखाना चाहिए और किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए। गाइड इसे एक मौके की तरह देखने को कहती है, अपनी कंपनी के CGMP यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के पालन को दिखाने का मौका। हाँ, इसे नेगेटिव अनुभव बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर इंस्पेक्टर का कोई अनुरोध साफ ना हो तो अंदाजा लगाने के बजाय उनसे दोबारा पूछ लेना हमेशा बेहतर होता है। हाँ, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, इंस्पेक्टर मुख्य रूप से किन चीजों की जांच करते हैं? क्या कोई खास एरिया होता है? देखिए, निरीक्षण में आमतौर पर दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक तो प्लांट का भौतिक निरीक्षण, मतलब फैसिलिटी का मुआयना। जी। और दूसरा दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा। इसमें उत्पादन, QC यानी क्वालिटी कंट्रोल, शिकायतों से लेकर शिपिंग तक के अहम रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच शामिल हो सकती है। काफी कुछ है। हाँ, गाइड ये भी बताती है कि वो मशीनों और प्रक्रियाओं के कंट्रोल, वेंडरों और डिजाइन स्पेसिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी जांच कर सकते हैं। अच्छा, और कंपनी की अपने कुछ नीतियां भी होती हैं, जैसे कुछ खास जगहों पर जाने की मनाही या कैमरा इस्तेमाल करने पर रोक। इनका क्या होता है? इन नीतियों पर इंस्पेक्टर के साथ शुरू में ही बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के नियम, जरूरी जगहों पर लैब कोट पहनना, एनिमल लैब्स में खाना ना खाना, और कैमरा या रिकॉर्डिंग उपकरणों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी हो तो वो भी। ये भी साफ करना जरूरी है कि रिकॉर्ड्स की कॉपी, कोई सामान या दवा के सैंपल मांगने का कोई भी अनुरोध कंपनी के प्रतिनिधि के जरिए ही किया जाना चाहिए। ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। गाइड में एक और बहुत काम की बात लिखी है। क्या? अगर निरीक्षण के दौरान कोई कमी नजर आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे फौरन ठीक किया जाए। फौरन मतलब उसी समय? हाँ, अगर मुमकिन हो सुधारात्मक कार्रवाई करें और इंस्पेक्टर को दिखाएं कि अब प्रक्रिया नियमों के मुताबिक है। अच्छा। इससे ना सिर्फ मसला हल होता है, बल्कि ये कंपनी की क्वालिटी के प्रति गंभीरता को भी दिखाता है। सही बात है। हाँ, बस ये ध्यान रखना होगा कि इन बदलावों से पहले से बने उत्पादों की क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। ठीक है। और हर दिन के आखिर में एक टीम ब्रीफिंग का भी सुझाव है। ये क्यों जरूरी है? बिल्कुल। दिन के आखिर में जब इंस्पेक्टर चले जाएं तो सीनियर मैनेजमेंट को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर कोई कमियां पाई गई हैं तो संबंधित विभाग के मैनेजरों को मिलकर सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई यानी कैपा प्लान तैयार करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। कैपा? हाँ। और अगर कोई कमी निरीक्षण के दौरान ही ठीक कर दी गई है तो गाइड कहती है कि अगले दिन इंस्पेक्टर से उसे दोबारा देखने का अनुरोध करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि निरीक्षण खत्म होने से पहले ही ज्यादातर कमियों को दूर कर दिया जाए। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। जी। अब आते हैं सूचना और सैंपल मांगने पर। जब इंस्पेक्टर रिकॉर्ड या सैंपल मांगते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? इसमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। गाइड इस पर काफी स्पष्ट निर्देश देती है। रिकॉर्ड की कॉपी कंपनी के कर्मचारियों को ही बनानी चाहिए। अच्छा, कंपनी के लोग? हाँ, FDA वालों को खुद कॉपी बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
उन्हें ओरिजिनल डेटा या दस्तावेजों पर कुछ लिखने या उन्हें अपने साथ ले जाने नहीं देना चाहिए। ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कंपनी के पास ही रहने चाहिए। हाँ जी हाँ। और गोपनीयता का क्या? ये तो बड़ा मुद्दा हो सकता है, खासकर कंपटीशन के दौर में। हाँ बिल्कुल, और गाइड इस पर भी रास्ता दिखाती है। इंस्पेक्टर को दी जाने वाली हर सामग्री पर गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल या मालिकाना यानी प्रोप्राइटरी का ठप्पा लगा होना चाहिए। लेबलिंग जरूरी है। हाँ, और इन सबका रिकॉर्ड रखना चाहिए जिसमें दस्तावेज का नाम और नंबर शामिल हो। कंपनी को दिए गए सभी रिकॉर्ड्स की एक पूरी कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। अपनी रखना भी जरूरी रहे। हाँ, बहुत जरूरी है। कच्चे माल या उत्पाद के सैंपल्स के लिए भी एक प्रक्रिया है। इन्हें FDA फॉर्म 484 पर नाम, लॉट या बैच नंबर और मात्रा के साथ लिस्ट करना होता है। फॉर्म 484? जी। गाइड सलाह देती है कि कंपनी को बाद में अपने टेस्ट के लिए उसी लॉट से एक तिहरा सैंपल, मतलब ट्रिप्लिकेट सैंपल। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए। हाँ, निरीक्षण के बाद FDA लैब से उनके टेस्ट नतीजों की कॉपी पाने के लिए सूचना की स्वतंत्रता यानी FOI रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। FOI रिक्वेस्ट? जी। और मजे की बात यह है कि कंपनी लिए गए सैंपल्स का बिल FDA को भेज सकती है। अच्छा, ये तो कम लोगों को पता होगा शायद। ग्राहक सूची के बारे में क्या वो भी देनी पड़ती है? ये तो काफी संवेदनशील जानकारी होती है। हाँ, होती है। इंस्पेक्टर ग्राहक के नाम और बेचे गए उत्पादों के शिपिंग रिकॉर्ड मांग सकते हैं और गाइड के अनुसार ये जानकारी देनी चाहिए। हाँ, जो मांगी जाए वो। लेकिन सामान्य निरीक्षण के दौरान पूरी ग्राहक सूची नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे गोपनीय व्यावसायिक जानकारी माना जाता है। अच्छा, मतलब पूरी लिस्ट नहीं देनी है। हाँ, मतलब साफ है, मांगी गई खास जानकारी दें पर पूरी लिस्ट नहीं। ठीक है, तो निरीक्षण का दौर खत्म हुआ, इंस्पेक्टर जाने की तैयारी में है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब आता है एग्जिट इंटरव्यू का अहम पड़ाव और निरीक्षण के बाद की प्रक्रिया। इसके बारे में गाइड क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। निरीक्षण के अंत में इंस्पेक्टर एक लिखित FDA फॉर्म देगा, जिसे FDA 483 कहते हैं। 483? हाँ, ये सुना है। इस फॉर्म में वो सारी कमियां लिखी होती हैं जो उनके हिसाब से खाद्य एवं औषधि कानून का उल्लंघन हो सकती है। इसके बाद इंस्पेक्टर इन कमियों पर चर्चा करने के लिए एक एग्जिट इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। गाइड जोर देती है कि सीनियर मैनेजमेंट को इस मीटिंग में जरूर शामिल होना चाहिए। ये मीटिंग तो काफी तनावपूर्ण हो सकती है। इस अहम इंटरव्यू के दौरान कंपनी को क्या करना चाहिए? गाइड यहाँ कई सुझाव देती है। सबसे पहले ध्यान से नोट्स लें। पक्का करें कि कंपनी के लोग 483 में लिखी हर कमी से जुड़े मुद्दे को समझें। समझना जरूरी है। हाँ, अगर कुछ साफ ना हो तो सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं। 483 में लिखी कमियों पर कोई भी शुरुआती जुबानी जवाब छोटा और नपातुला होना चाहिए। बहस नहीं करनी है। नहीं, गाइड बहस करने से बचने की सलाह देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कमी गलत है या गलतफहमी या अधूरी जानकारी का नतीजा है, हाँ, तो अपनी बात साबित करने के लिए सही दस्तावेज इकट्ठा करें। फिर इंस्पेक्टर से अनुरोध करें कि वो इन मतभेदों को FDA 483 और अपनी प्रतिष्ठान रिपोर्ट यानी एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट में नोट करें। अच्छा, रिकॉर्ड में लाने के लिए। जी, और अगर निरीक्षण के दौरान किसी कमी पर सुधार कर लिया गया है तो उसे एग्जिट इंटरव्यू में जरूर बताएं। ठीक है। और फिर जब इंस्पेक्टर चले जाते हैं, निरीक्षण खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या कदम उठाने होते हैं? जैसा आपने कहा, काम अभी बाकी है। कंपनी प्रतिनिधि को एक पूरी लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें निरीक्षण में जांची गई हर चीज का ब्यौरा हो। विषय, प्रक्रियाएं, दस्तावेज, गतिविधियां, सब कुछ। डिटेल्ड रिपोर्ट। हाँ, इस फाइल में FDA इंस्पेक्टर द्वारा ली गई सभी कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर एग्जिट इंटरव्यू के 10 कामकाजी दिनों के अंदर FDA को एक लिखित जवाब भेजना होता है। 10 दिन? जी, 10 वर्किंग डेज। इसमें हर कमी का जवाब, उसे ठीक करने का प्लान यानी सुधारात्मक कार्रवाई और काम पूरा होने का अंदाजन समय शामिल होना चाहिए। उन कमियों का भी जिक्र करें जो निरीक्षण के दौरान ही ठीक कर दी गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर एक प्रतिष्ठान निरीक्षण रिपोर्ट यानी EIR लिखेगा। ये वो विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें पूरे निरीक्षण का लेखा जोखा होता है। EIR, हाँ। गाइड सुझाव देती है कि कंपनी को इस EIR की एक शुद्ध मतलब पर्ज्ड कॉपी जिसमें से गोपनीय जानकारी हटा दी गई हो, अच्छा, और एक अशुद्ध मतलब अनपर्ज्ड कॉपी जिसमें सारी जानकारी हो, उसे पाने के लिए FDA के सूचना की स्वतंत्रता ऑफिस में FOI रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। दोनों तरह की कॉपी? जी। आखिर में FDA से मिली सारी जानकारी को ध्यान से देखें और अगर उसमें कोई गलत जानकारी है तो कंपनी की स्थिति साफ करने के लिए लिखित में जवाब दें। फॉलो अप जरूरी है। बहुत जरूरी। गाइड में कुछ आम सवालों मतलब FAQ के जवाब भी दिए गए हैं,
जैसे कि FDA क्या जांचता है, FDA 483 या 482 क्या है, वार्निंग लेटर क्या होता है और EIR क्या है, ये बुनियादी जानकारी भी काफी काम आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। और ये निरीक्षण रिपोर्टों के वर्गीकरण के बारे में भी बताती है। NAI, VAI और OAI। NAI, VAI, OAI, ये क्या है? नई मतलब नो एक्शन इंडिकेटेड, यानी कोई एक्शन जरूरी नहीं। VAI मतलब वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कंपनी को खुद सुधार करना होगा। और OAI मतलब ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, यानी FDA आधिकारिक कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, ये सीरियसनेस बताता है। हाँ, ये वर्गीकरण बताता है कि कमियां कितनी गंभीर हैं। इसके अलावा गाइड FDA वेबसाइट पर मौजूद मुफ्त ऑनलाइन साधनों जैसे वार्निंग लेटर्स और निरीक्षण गाइड के लिंक भी देती है। रिसोर्सेज भी हैं। जी, ये जानकारी कंपनियों के लिए अपनी समझ बढ़ाने और ताज़ा दिशा निर्देशों से अपडेट रहने के लिए बहुत काम की हो सकती है। गाइड में कुछ खास गाइडेंस दस्तावेजों का भी जिक्र है, जैसे हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम या स्टराइल दवा बनाने पर। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो ऐसा लगता है कि एक कामयाब FDI निरीक्षण सिर्फ नियमों के लिस्ट पर टिक लगाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि गाइड साफ तौर पर कहती है, ये तैयारी, असरदार बातचीत, एक पॉजिटिव लेकिन सावधान रवैया और एक व्यवस्थित प्रक्रिया का मेल है। निरीक्षण से पहले, उसके दौरान और बाद में इंसानी पहलू, तकनीकी तैयारी और प्रक्रिया का अनुशासन, ये सब मिलकर काम करते हैं। गाइड इसे 3 शब्दों में समेटती है। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए: तैयारी, प्रिपरेशन, प्रक्रिया, प्रोसेस, और सही लोग, पीपल। The 3 Ps। हाँ, बिल्कुल। यही है वो 3 Ps जिन पर सब कुछ टिका है। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी कंपनी का कल्चर निरीक्षणों को सिर्फ एक रुकावट या बोझ की तरह देखता है, या इसे लगातार सुधार करने और क्वालिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के मौके की तरह? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद यही सोच का बदलाव निरीक्षण को सीखने और बेहतर बनने के अवसर के तौर पर देखना सबसे टिकाऊ अनुपालन रणनीति हो सकती है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।